प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम राजनीतिक भूगोल का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर हरिनारायण कोहली, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा से। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आइए अब हम जानते हैं राजनीतिक भूगोल का अन्य समाज शास्त्रों से क्या संबंध है। देखिए, राजनीतिक भूगोल की जो विषय सामग्री है उसमें भूगोल के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी योगदान है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम अन्य समाज शास्त्रों के विषयों को भी हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो जब हम हमारी राजनीतिक भूगोल में की अध्ययन सामग्री में अन्य विषयों के विषय भी लेते हैं तो निश्चित रूप से उनसे हमारा संबंध होता है। तो राजनीतिक भूगोल विषय भी अन्य समाज शास्त्रों से अपना संबंध रखता है। तो अन्य समाज विज्ञानों से जो योगदान राजनीतिक भूगोल को मिलता है उसके कारण से इसका संबंध अन्य विषयों से स्वतः ही हो जाता है। इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पाया जाता है। तो हम उन विषयों को की बात करें जिनसे इसका संबंध है तो वो इस तरह से 6 विषयों से हमें इसका संबंध गहनता से दिखता है। पहला है राजनीतिक भूगोल एवं इतिहास का संबंध, राजनीतिक भूगोल और इतिहास का संबंध। दूसरा है राजनीतिक भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति, और राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र। ये जो 6 विषय हैं इनसे राजनीतिक भूगोल का संबंध पाया जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले राजनीतिक भूगोल और इतिहास के संबंध की। तो देखिए, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इतिहास की विभिन्न घटनाओं का भौगोलिक विश्लेषण और भौगोलिक घटनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है, जो राजनीतिक भूगोल के विभिन्न तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। और इन सब बातों का जो राजनीतिक भूगोल में पर्याप्त योगदान होता है। राजनीतिक भूगोल से इतिहास का घनिष्ठ संबंध है, इस अर्थ में कि किसी भी राज्य के वर्तमान व्यक्तित्व को या विकास को बनाने में ऐतिहासिक घटनाओं और उसकी विकास प्रक्रियाओं का विशेष योगदान होता है, भारी योगदान होता है। अतः राजनीतिक भूगोल में भी विभिन्न ऐतिहासिक पक्षों का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी राज्य के विकास को लेते हैं तो विकास अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना का परिणाम होता है। एक दिन में कोई भी क्षेत्र विकसित होकर या कोई भी राज्य विकसित होकर वर्तमान स्वरूप में नहीं प्राप्त होता है, धीरे धीरे से उसकी एक विकास यात्रा होती है। तो हम भौतिक तत्वों को भी इसी तरह से उसके ऐतिहासिक काल को लेकर अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर और राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक भूगोल का इतिहास से सीधा संबंध दिखाई देता है। तो ये राजनीतिक भूगोल है वो इतिहास से संबंधित है, संबंध रखता है। दूसरा, आप जैसे राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो राजनीतिक भूगोल जो है राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विशद अध्ययन करता है। वास्तव में कोई भी राज्य वर्तमान विश्व में अकेले अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। तो उसका किसी न किसी राज्य से, बाहरी राज्य से संपर्क रहता है और उससे उसका जो राजनीतिक आर्थिक समझौता होता है, जिसके तहत उसके संबंध है जो अन्य राज्यों से बनते हैं। तो जब हम अन्य राज्यों से संबंध की बात करते हैं तो इसी प्रकार से राजनीतिक जो भूगोल में दूसरे राज्यों के संबंधों को अध्ययन करने से जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है विषय, उसमें भी विभिन्न जो राज्यों से
के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए जब अन्य राज्यों से कोई राज्य संबंध रखता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों से कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। राजनीतिक भूगोल इन समझौतों का अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों की स्थापना, वहां पाए जाने वाले भौगोलिक तथ्यों के कारण, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक भूगोल में महत्वपूर्ण संबंध देखा जा सकता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय है उसमें भी विभिन्न राज्यों के जो विभिन्न प्रकार के समझौते हैं, किस किस राज्य से कौन सी संधि है, किस किस तरह के राज्य से किस तरह के उसके संबंध है, अच्छे मधुर संबंध है या कटु संबंध है, उन सब बातों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से राजनीतिक भूगोल में भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध जो विषय है वो आपस में संबंधित है। अब तीसरा है राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। देखिए, राजनीतिक शास्त्र है, उसमें विभिन्न आंतरिक नीति और प्रशासन प्रणालियों का तथा बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक भूगोल में भी राजनीतिक विशेषताओं का भौगोलिक संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करता है, क्योंकि राज्य की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और भौगोलिक पर्यावरण के तथ्यों के मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है, इसलिए विभिन्न राजनीतिक तथ्यों का हम भौगोलिक विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र दोनों आपस में अंतर संबंधित है। हम भी राज्य के तत्वों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में या भौगोलिक उनका अध्ययन करते हैं, भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। और कई विषय जो ऐसे हैं जिनका राजनीतिक भूगोल में और राजनीतिक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जैसे राज्य के प्रकार है, इसी तरह से राज्य के तत्व है, इसी तरह सरकारों के गठन का है, सरकारों का जैसे राज्य के लिए संघात्मक और एकात्मक राज्यों का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में भी करते हैं और राजनीतिक शास्त्र में भी करते हैं। तो कई विषयों पर ये दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से भी गहरा संबंध पाया जाता है। अब हम बात करें राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल की। देखिए, जितनी भी भूगोल की जो शाखाएं हैं वो मानव भूगोल से ही निर्मित हुई है। जैसे प्रारंभ में भूगोल के दो विभाग, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, और उसके बाद में मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। तो उसमें राजनीतिक भूगोल भी एक शाखा है। तो जब कोई विषय अपने मूल से अलग होता है तो उससे पिछले विषय से उसका गहरा संबंध बना रहता है, क्योंकि जिस विषय से मूलतः वो जुड़ा हुआ है तो वो उसमें अपना संबंध रखता है। तो जैसे जहाँ मानव भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के जो वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो राजनीतिक भूगोल में भी राज्य के विकास में और राजनीतिक घटनाओं के क्रम में विभिन्न प्रकार के जो है भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन हम करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कई प्रकार के जो मानव जो समूह है या जैसे प्रजातियां हैं तो उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह से राजनीतिक भूगोल में भी कई जैसे राजनीतिक समूह का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो कई विषय जो है दोनों में एक रूपता लिए हुए रहते हैं, दोनों में ही अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल का मानव भूगोल से गहरा संबंध हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल में गहरा संबंध देखा जा सकता है। अब हम बात करें राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति की। देखिए, अक्सर कई लोग भ्रम में पढ़कर और दोनों शब्दों को एक मान लेते हैं, राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति को, जबकि दोनों ही विषय अलग अलग है। तो लेकिन इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है।
राजनीतिक भूगोल भू राजनीति एक दूसरे से पर्याप्त रूप से अंतर संबंधित है, क्योंकि भू राजनीति का विकास ही राजनीतिक भूगोल के संकल्पनात्मक विकास क्रम में हुआ है। वास्तव में यह राजनीतिक भूगोल का किसी देश के हित साधन हेतु समुचित दृष्टिकोण था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व ही रेडजर की लेवेंसराम की संकल्पना से प्रभावित होकर जेलन ने भू राजनीतिक का सूत्रपात किया था और उन्होंने राज्य को रेडजेल की तरह एक जैविक इकाई मानते हुए राज्य के तथ्यों के अध्ययन को वर्गीकृत किया था। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए रेडजेल और जेलन द्वारा राज्य के जैवीय विस्तार की परिकल्पना का अनुसरण करते हुए जर्मन विद्वानों ने भू राजनीति का आविष्कार किया था। अवसोपर ने भू राजनीतिक संस्थाओं में इसकी संकल्पना विशेष क्षेत्र को पर्याप्त रूप में प्रलंबित और पुष्पित किया और विभिन्न संकल्पनाओं और अध्ययन क्षेत्र के अनुसार भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को राष्ट्रीय हित हेतु आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया, जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्य को ही भौगोलिक इकाई मानकर राजनीतिक तथ्यों पर भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टोफर के अनुसार राजनीतिक भूगोल भौगोलिक तथ्यों को प्रमुखता देता है और उनके आधार पर राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या करता है, जबकि राजनीति शास्त्र राजनीतिक तथ्यों पर आधारित है और उन्हीं तथ्यों की भौगोलिक व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही विषय अलग अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इन दोनों विषयों में गहरा संबंध हम देख सकते हैं। अब है राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र। तो राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र में भी हम गहरा संबंध देख सकते हैं। जैसे राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र भी अध्ययन क्षेत्र के अनुसार एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सैन्य शास्त्र में भी सैन्य योजना, युद्ध नीति आदि में भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन होता है। यही राजनीतिक भूगोल के भी अध्ययन क्षेत्र है। जो विषय सैन्य शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, उनमें से कई विषय हम राजनीतिक भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों विषयों में राजनीतिक भू राजनीतिक तथ्यों का समान रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा को महत्वपूर्ण कार्य मानता है और सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए सर्वप्रथम निर्णय लेकर योजनाएं बनानी पड़ती है। ये निर्णय और योजनाएं सैन्य शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र है, जबकि राजनीतिक भूगोल में उन भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो उक्त निर्णय और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। ऐसे तथ्यों में राज्य के प्राकृतिक तथ्य तथा धरातल स्थिति, समुद्री क्षेत्र, जलवायु और राजनीतिक आर्थिक तथ्य तथा जनसंख्या और उसकी सांस्कृतिक धार्मिक विशेषताएं, आर्थिक संसाधनों के क्षेत्र और उनकी स्थिति तथा आर्थिक विकास के केंद्रों की स्थिति आदि का अध्ययन दोनों ही विषयों में किया जाता है। इस तरह सैन्य शास्त्र राज्य के तत्वों के संदर्भ में भू रणनीतिक योजनाओं से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल भू रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित करने वाले राज्य के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। तो इस प्रकार दोनों विषयों में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र दोनों आपस में संबंधित है। इन दोनों विषयों में गहरा संबंध देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों का अध्ययन करते हैं और दोनों में ही राज्य की सुरक्षा और उसके विकास को लेकर अध्ययन किया जाता है। तो दोनों विषयों में जो की अध्ययन सामग्री जो एक जैसी है, तो इसलिए दोनों संबंधित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक भूगोल है उसका अन्य सामाजिक विषयों से या समाज शास्त्रों से विशेष संबंध है, जो राज्य का राजनीतिक क्रियाकलापों के संदर्भ में मानवीय और प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। यानी जो विषय मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों को, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, वो सब राजनीतिक भूगोल से संबंधित होते हैं, क्योंकि राजनीतिक भूगोल में भी हम राज्य के आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास आदि के ऊपर पड़ने वाले भौगोलिक तथ्यों का हम अध्ययन
करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य विषयों से राजनीतिक भूगोल का संबंध पाया जाता है। देखिए, आप लोग वीडियो देखकर अपने सुझाव अवश्य दें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो अवश्य कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार देकर और पूछ सकते हैं। इसी तरह से जब व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, लिंक डालते हैं, तो उसमें भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।